जॉर्ज थॉमस जी, ईसाई संस्थाओं की जो प्रॉपर्टी है उनको बहुत बड़े स्तर पे बेचा जा रहा है, जिसमें मॉडरेटर और बिशप के कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सब चुप्पी साधे हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जो संस्था, ये तो कस्टोडियन लोग हैं और इन्हें देखभाल करनी चाहिए। और ज़मीन बिक भी रही है, ज़मीन खरीदी भी जा रही है, और जो स्कूलों के जो धन है उसको किस तरह अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करा जा रहा है, ये सब चल रहा है। और मॉडरेटर वास्तव में ही चुप है। और जब कभी चुप्पी होती है, चुप्पी ये बात का संकेत देती है कि हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, ये मिस्टर जरमाया है, ये भी क्रिश्चियन हैं और ये डायरेक्टर हैं ADTA के, ये प्रधानाचार्य 2 स्कूलों के और DV के मेंबर, और मैनेजर QV स्कूल, मैनेजर सेंट पॉल स्कूल, 3-4 स्कूल के मैनेजर भी हैं। और आप देखेंगे इनकी प्रॉपर्टी स्क्रीन पे देखिए, ये देखिए, ये प्रॉपर्टी है जेम्स जरमाया की, ये देखिए, ये सारी प्रॉपर्टी हैं। ये खतरा खतौनी के 12 पेपर हैं जो इनके लैंड के हैं। अब समझ में नहीं आता, 92 में एक व्यक्ति जो लमरेटा में आया, उसके पास जो कारें हैं जो 50-50 लाखों की हैं, इतनी कारें और इतना बड़ा स्कूल, जो वीडियो है मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें स्कूल को देखिए, उसका ऐसा लगेगा 200-250 करोड़ का। एक आम व्यक्ति जब सैलरी लेता है तो वो सोचता है मेरे इनकम टैक्स कैसे काटेंगे, कहीं इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए। इनके पास तो इनकम टैक्स के ऑफिसर आते थे, अब क्यों आते थे ये तो मुझे नहीं मालूम। स्कूलों की खास आदत है, ये कैथोलिक और CNI दोनों की। वो लोग क्या करते हैं, स्पोर्ट्स डे होता है, एनुअल डे होता है, तो ये इनकम टैक्स को और पुलिस अधिकारी को बुलाते हैं। इनकम टैक्स को इसलिए कि ये अपने जो गलत काम है इनको ढक दें। जैसे मैंने बताया था आपको, पैन कार्ड यूज़ कर रहे हैं, एक सोसाइटी का जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, और सोसाइटी में रजिस्टर है, इसका मतलब सोसाइटी का पेपर होना चाहिए। तो दूसरा, उस पैसे को सोसाइटी की ज़मीन खरीद रहे हैं और कंपनी में दे दे रहे हैं, और कंपनी के खुद डायरेक्टर बन गए। उन्होंने एक सांठगांठ करी बिशप हाउस से कि मुझे डायरेक्टर बनाओ, मैं इस प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। तो एक तरीके से ये इस तरह का काम करके प्रॉपर्टियाँ दी जा रही हैं और फिर बाद में धीरे से बेच देते। ये तो मैंने मामला उठा दिया कि 39 करोड़ रुपीस की ज़मीन खरीदी गई, ये तो बेचने वाले थे। अब बोर्ड लगा दिया है स्कूल का, ये बोर्ड इसलिए लग गया, नहीं तो बेचना था इनको। बोर्ड भी क्या आपके लिए लगाया गया है? नहीं, बोर्ड इसलिए लगाया क्या कि उन्होंने पुलिस में लिख के दिया कि हमने स्कूल जो ज़मीन खरीदी है वो स्कूल के लिए खरीदी है। फिर भी मैंने कहा स्कूल के लिए भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि CBSE ने कहा है, फीस रेगुलेशन बिल 2018 में भी लिखा है। और आपको मैं आगे बताना चाहता हूँ, यहाँ कैथोलिक डायसिस है बनारस, ये यूपी का जो फीस अधिनियम था आया, उसके खिलाफ कोर्ट में चली गई और कोर्ट में वो हार गई। यानी कि माइनॉरिटी को भी वह मानना है, और माइनॉरिटी में हमने RTI लगाई, माइनॉरिटी ने कहा राज्य सरकार के कानूनों को मानना है। लेकिन ये ज़मीन खरीद रहे थे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। भाई ज़मीन खरीदी जाती है, मैं आपको बताऊं, उसमें जो मार्केट वैल्यू होती है उस पर खरीदी जाती है। अब मैंने कैथोलिक के भी मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं, उन्होंने जो ज़मीन खरीदी है उतनी ही ज़मीन बहुत कम पैसों में और इनकी 4 गुना ज़्यादा में। तो इसमें ज़रूर घपला है ज़मीन खरीदने में भी। और ज़मीन खरीदने में जो पैसे राहुल जैन को दिए गए, उसमें एक चेक नंबर है जो मैंने अपने लेटर में लिखा है, जिसमें 50 लाख रुपए, मैं चेक नंबर आपको बता दे रहा हूँ। ये चेक नंबर जो है P19032514251668, 25 मार्च 2019 को स्टाम्प ड्यूटी में वो चेक दिखाई नहीं दे रहा है। चेक गायब है, चेक गायब है। यानी कि चेक राहुल जैन को तो दिया गया, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी में वो चेक नहीं है। यानी कि 50 लाख का किसी को फेवर मिला होगा, किसी ने अपने नाम पे घर खरीदा होगा। ये तो बहुत कम है। बिल्डर को पैसे दिए जाते हैं, उसमें कितने पैसे बिल्डर को वास्तव में मिलते हैं। ये तो पुलिस का काम है ना, जांच करें कि भाई बिल्डिंग बनी थी कि नहीं बनी थी।
अब 17 करोड़ इतना पैसा आता है स्कूल में, सरकार को नहीं मालूम। जब डायसिस में दे रहे हैं, ये डायसिस एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कोई भी पैसा नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। और उस पैसे ना पादरी की ट्रेनिंग के लिए, ना फीस के लिए, ना पादरी के लिए है वो। उन संस्थाओं के लिए चर्च से पैसा आना चाहिए, स्कूल का पैसा नहीं है। ऐसा तो वो कन्वर्जन में भी यूज़ हो सकता है, किसी काम में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन सरकार चुप है। जब जागती है, जब कुछ बात होती है तो वहाँ पर बुलडोजर भी आ जाते हैं। एडीए, डीडीए, जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटियाँ आ जाती हैं, नगर पालिका आ जाती है, वो अपना देखती है टैक्स जमा करा, डीडीए देखती है नक्शा क्या है। ये देश में जवाबदेही नहीं है, सब भ्रष्ट हो चुके हैं। ये मुख्यमंत्री अगर आदेश दे दें और मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये काम हो तो 100% जांच होगी। और जब मुख्यमंत्री के पास मैंने लेटर भेजा, लेकिन लेटर किसके पास आता है? अधिकारियों के पास। अधिकारी तंत्र क्या इसको दबाने की कोशिश करते हैं, बीच में ही उसको हटा देते हैं। अरे नहीं, क्लीन चिट देते हैं। ये डॉक्यूमेंट को देखते ही नहीं, क्लीन चिट। वो कहते हैं उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट एक्ट इनको लागू नहीं होता, डीआईएस कहता है, जबकि वहाँ लिखा है लागू होता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएससी ये लिखता है ये लागू नहीं होता। और मैं आपको दिखाऊं, बीएससी से मैंने आरटीआई में यही निकाला और वहाँ पर वो लिखा हुआ है लेटर में कि ये लागू होता है। ये ऐसे ऐसे ये है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो ये है, तो बीएससी भी जांच नहीं करते, डीआरएस भी जांच नहीं करते। कमिश्नर ने जांच करवाई तो रजिस्ट्रार ने जांच कर दी, सेक्शन 24 पे उस पर डीबी की जांच करी। डीबी की जांच करने से क्या होगा? उसमें 3 लाख रुपए आते हैं। मेरे घर चलाने के 3 लाख से ज़्यादा लगेंगे, लेकिन मैं संस्था चला रहे 60 स्कूल, उसमें 3 लाख रुपए का खर्चा होता है। अब बताओ, जांच करा लो आप। पैसा जहाँ जाता है वहाँ जांच करो, वो तो कंपनी में जाता है। एडीटीए, आगरा डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पर, ये आप देखिए, ये देखिए कितना बड़ा, ये मैंने इनकम टैक्स का निकाला है। क्या लिखा है? डायसिस ऑफ आगरा। ये डायसिस ऑफ आगरा नहीं है, ये सीए ने गड़बड़ी करी है, ऑडिटर ने। ये आगरा डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन को डायसिस ऑफ आगरा लिख दिया, क्योंकि देखेंगे इसका पैन नंबर का 4th कैरेक्टर टी है। टी मतलब ट्रस्ट, और इनका जो ट्रस्ट है वो है आगरा डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन। सीएनआई रजिस्टर्ड नहीं है आज भी। 1970 में सीएनआई बनी और 76 में आगरा डायसिस बनी, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। सिर्फ ये सीए ने खेल खेला है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इनकम टैक्स से 12 के अंदर एग्जम्पशन लिया है। जैसे हम इनकम टैक्स भरते हैं, एटीसी फॉर्म लेते हैं जिसमें टैक्स माफ़ होता है, इन्होंने सेक्शन 12 में इनकम टैक्स से ये सर्टिफिकेट लिया है। और ये सर्टिफिकेट देखो वैलिड क्या है, 23 सितंबर 2021 को लिया है। और इनकम टैक्स इनको पैसे वापस कर रही है, जो लिया टैक्स वो वापस कर रही है। हमारे देश में आम आदमी मर रहा है टैक्स के बोझ तले, और ये करोड़ों रुपए कमाने वाले उनको इनकम टैक्स और वापस करती है। ये है हमारे देश का कानून। इसलिए देखो, डायसिस ऑफ आगरा, ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट्स है, इनकम टैक्स को देखना चाहिए कि इनकम टैक्स के कितने ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन लोग स्पोर्ट्स उसमें आया था, किस तरह का उनको मतलब नवाजा गया, उनको गिफ्ट दिए गए, ये जांच का विषय है। ये देखिए, ये सेंट जॉर्जिस कॉलेज है, इसका देखो 4th कैरेक्टर ए है, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर 4th कैरेक्टर ए मीन्स ये सोसाइटी है। तो क्या सेंट जॉर्जिस कॉलेज नाम की सोसाइटी है? मैं इनकम टैक्स से पूछना चाहता हूँ। अभी मैं इनकम टैक्स पे आरटीआई लगाऊंगा तो वो कहेंगे 81J में हम नहीं दे सकते आपको, 81J में हम किसी की इंफॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। कभी कभी आरटीआई में मेरे ऊपर लगाते हैं सेक्शन 11 कि थर्ड पार्टी प्रोसीजर हम आपको नहीं देंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, 81J और 11 सेक्शन से आप करप्शन को ढक रहे हो। आप मोदी जी का कहना है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन संस्थाएं तो खा रही हैं। संस्थाएं, जब मैं करोड़ों का घपला बता रहा हूँ, पुलिस अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है। जब एक
छोटा सा एक आदमी रोटी लेके भागता है ना, उसे पकड़ के पब्लिक मारने लगती है, रोटी चुरा के भागा। ये है हमारा समाज। छोटे छोटे लोगों को तो पकड़ लेते हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ जो बड़ा बड़ा पैसा देती हैं संस्थाओं को, उनको कोई नहीं पकड़ता। आप मुझे बताइए, इनकम टैक्स ने कैसे इनका रजिस्ट्रेशन 12A में कर लिया? जो सोसाइटी है ही नहीं, पैन कार्ड यूज़ कर रहे हैं। किस अथॉरिटी से और किस एक्ट के माध्यम से, किस लॉ के अंतर्गत उन्होंने ये स्कूलों को जो अंग्रेजों के समय के बने हुए हैं, इस ADTA कंपनी जो 1988 में बनी, ट्रांसफ़र किया? कोई बता सकता है ऑफिसर इनकम टैक्स का? और बताइए, ये इनकम टैक्स से मैंने एग्जेम्प्टेड इंस्टीट्यूशन निकाला है। तो मतलब आप ऐसे ही जो समाज के लिए जो चीज़ें हैं ये निकाल के जनता के सामने रख रहे हैं और इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए, ये है शिक्षा निदेशक बेसिक लखनऊ से लेटर आया है, BSA, सारे BSA के ऊपर क्या लिखा है? गली मोहल्ले तक में चलाए जा रहे निजी स्कूलों में कहीं भी निर्धारित हैठदारी शिक्षक नहीं है और इन शिक्षकों का चयन बिना प्रक्रिया के नियुक्त कर लिया जाता है। और ये आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि इनको उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती सेवा शर्तें 1978 मानना है। ये सब हाईलाइटेड है, 97 नियमावली मानना है। इसमें लिखा है कि निजी प्रबंध तंत्रों द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति सेवा समाप्ति के संबंध में कोई कार्रवाई नियमावली 1975 और 1978 में किए गए प्रावधानों के अनुसार की जाए। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मैंने यहाँ पर अपनी कंप्लेंट डाली बेसिक शिक्षा अधिकारी को, उन्हें आज तक नहीं करी। RTI में अभी चल रहा है, मैं इसका रिकॉर्ड मंगा रहा हूँ और मैंने यही दिया हुआ है। अब दो डेट में वो लोग आए भी नहीं है वहाँ पर, RTI कमिश्नर के यहाँ पर। और इन्होंने जो डॉक्यूमेंट मेरे पास दिए वो आप दो प्रिंसिपल हैं, अक्षय जरमाया और ये देखिए, ये है, ये लेटर दिया है, किसके साइन है देखना, अक्षय जरमाया के, अक्षय राजशेखर जरमाया, सेंट जॉर्जिस कॉलेज। और दूसरा हमारे पास लेटर दिया है और उसमें आशीष का नाम है, हाँ ये रहा आशीष हाबिल। अब इसमें इन्होंने कहा है, उन्होंने बस पुलिस को भी यही दिया है बस। तो आप जनता को बताइएगा ये आशीष और अक्षय हैं कौन? हाँ, आशीष हाबिल जो हैं, जो फॉर्मर बिशप जो थे, PP हाबिल, प्रेम प्रकाश हाबिल के सुयोग्य पुत्र हैं। मैंने सुयोग वर्ड का इसलिए करा है, मैं इनका सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। 2019 में मैंने MA का देखा है, इसका सर्टिफिकेट मेरे पास है। MA उसने 2019 में करा है और 13 से डायसिस में काम कर रहे थे। इनकी डिग्री फर्जी है। कैसे फर्जी है भाई? मेरा यही तो कहना है, ये डायसिस में जितने व्यक्ति हैं ना, ये 3 जगह प्रेजेंट हो जाते हैं। इनकी आत्मा चली जाती है, कुछ ऐसा है। और शरीर कैसे लेते हैं ये मुझे नहीं मालूम। तो हाबिल साहब के बेटे सुयोग के पुत्र 2019 में अटेंडेंस लग रही थी, सब टीचर लगा रहे थे और वो पढ़ रहे थे रेगुलर और डायसिस में काम कर रहे थे। और एक केस था नैनीताल का, उसमें नैनीताल के केस में ये प्रॉपर्टी उसका नॉमिनी बना दिया था, केस को लड़ भी रहे थे, यानी जा रहे थे। तो एक आदमी यानी कि उन्होंने इंचार्ज बना दिया गया डायसिस से, कहाँ पैसे कमा भी रहे हैं, सैलरी भी ले रहे हैं और स्कूल में पढ़ भी रहे हैं। या तो स्कूल की डिग्री फर्जी है या वहाँ की फर्जी है। दूसरा, इन्होंने कहीं स्कूल में नहीं पढ़ाया। सेंट पॉल का एक स्कूल खुला है सिकंदरा में, जो इलीगली खोला है, क्योंकि एक स्कूल कैंपस में 2 नहीं रह सकते, कि हिंदी मीडियम भी चला, इंग्लिश मीडियम में, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती, तो मैं इस पर बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं बताना चाहूँ, वहाँ पर उन्होंने थोड़े टाइम के लिए काम करा। 10 साल की अहर्ता का प्रावधान है, जिसमें 5 साल सीनियर क्लास में पढ़ाना है। और मैं आपको जो लेटर मेरे पास है, उसमें मुरादाबाद सेंट पॉल के में
बिशप साहब यही मापदंड अपनाते हैं, 10 साल। और अभी अभी जो नए बिशप आए हैं उन्होंने भी जो अपॉइंटमेंट कराया है गाजियाबाद में, वो भी 10 साल का, 5 साल सीनियर क्लास। अब ये हायरता का मापदंड बिशप साहब ने, जो चेयरमैन भी थे स्कूल के, अपने बेटे के लिए बदल दिया और उसका अपॉइंटमेंट कर लिया, जैसे कि वो सुयोग्य है और वही है। बाकी तो 30-35 लोगों ने अप्लाई करा और मुझे बड़ी शर्म आती है कहते हुए, उसमें से एक व्यक्ति मेरे पास आया जिसने मेरे पास करस्पॉन्डेंट करा, लेकिन बाकी लोग तो पता नहीं, ऐसा लगता है अगर जीसस भी आ जाए ना तो जीसस को छोड़ के बिशप साहब के आगे दंडवत प्रणाम कर दें। ऐसे लोग हैं प्रिंसिपल, वो सोच रहे हैं और इस आशा में जी रहे हैं कि कभी ना कभी तो हमें मिलेगा। और मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिन्होंने अप्लाई करा है उनको नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। क्रिश्चियन लोगों को कभी नहीं मिलेगा। सब अपने बेटे बेटियों को लगा रहे हैं, डायरेक्टर लोग और सब लोग, तो वो इस आशा में जी रहे हैं। तो अगर वो इस तरह अंधकार में जी रहे हैं तो जीने दो, अगर उन्हें आनंद मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो उनकी बातों को उठा रहा हूँ। और ऐसे अक्षय कौन थे? हाँ, अक्षय जरमाया जो हैं, जेम्स सुशील जरमाया, जो 2 स्कूल के प्रिंसिपल थे, जन मैं बताया, दोनों स्कूल से सैलरी लेते थे। वो जरमाया दोनों स्कूल के प्रिंसिपल और कभी मैनेजर के रूप में साइन करा, मेरे पे डॉक्यूमेंट है, कभी प्रिंसिपल के रूप में, कभी मैनेजर के रूप में, कभी डीवी के मैनेजमेंट के रूप में, कभी एडीटीए के वो डायरेक्टर के रूप में। तो पता नहीं कितनी कितनी और बहुत से स्कूलों के मैनेजर हैं। उन्होंने अपने बेटे को, जो कि अपने पर्सनल स्कूल इंडियन हेरिटेज में था, स्पोर्ट्स टीचर था, कोई प्रिंसिपल नहीं रहा, प्रिंसिपल तो वहाँ पर दूसरा व्यक्ति है। और वहाँ पर जबकि बायलॉ ये कहता है आईसीसी बोर्ड का और सिस बोर्ड का कि सीनियर क्लास में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए 5 साल का और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन्होंने और वर्ड का यूज़ कर दिया, 10 साल का और 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव, और अपने बेटे को लगा लिया। तो बिशप ने कहा मैं अपने बेटे को इधर लगाऊंगा और तू इधर लगाइयो। इनका प्रॉब्लम क्या था, जैसे आपने देखा होगा आजकल सो कॉल्ड बिशप बहुत लोग आ गए हैं और प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर रहे हैं। वो लोग वो कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है। मैं बहुतों बिशप को देखता हूँ, आपके चैनल में बहुतों को देखता हूँ, और वो कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसके लीगल हैं, ये लीगल हैं। बिशपों के आपस में ही लड़ाई है कि कभी हम बिशप है, कोई कहता है हम बिशप है। ये लड़ते इसीलिए हैं, इनका मकसद ही है कि पैसा कमाना, सेवा नहीं है मकसद, किसी का भी नहीं है मकसद। मैंने देखा, क्योंकि मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने सेंट जॉर्ज यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 जिसमें 17 करोड़ दिया, और जो ज़मीन खरीदी है यूनिट 4 बनाएंगे। इनका प्लान था जरमाया बिशप और सेक्रेटरी का कि दूसरा बिशप आएगा, हम इसमें कब्जा करके हम बिशप बने रहेंगे। इसमें ये प्लान था, वो तो फेल हो गया मेरी वजह से। नायक साहब को ये सोचना चाहिए, जो प्लान था नायक साहब को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सोसाइटी जो है उस पर ही चल रही है आज भी, सारी प्रॉपर्टी का लेन देन उस पर ही हो रहा है। और फोटोग्राफ में उसमें 3 जने हैं, इन्होंने सोचा था बाद में बेच लेंगे, इसलिए अपने बेटों को बैठा दिया और किसी को नहीं बैठाया। अगर योग्य लोग को बैठा देते तो जो ये मेरे पास अकाउंट है ना, ये योग्य लोगों के हाथ लगते और उन्हें मालूम पड़ जाता कितने करोड़ों का हेर फेर स्कूल इंस्टीट्यूशन में होता है, सरकार को भी नहीं मालूम है। 100-150 करोड़ तो ऐसे निकलते हैं। सरकार तो वहाँ FCRA के बारे में पड़ी हुई है, लेकिन FCRA से ज़्यादा पैसा यहाँ से निकलता है स्कूलों से। आप बताओ, PC सिंह को पैसा यहीं से ही तो दिया गया था। मैंने ये डॉक्यूमेंट को PC सिंह के द्वारा, और इनको नोटिस इशू हुए, सारे नोटिस मेरे पास हैं, बिशप साहब को, सेक्रेटरी को, जरमाया को, इनके दोनों लड़के को, इनकी वाइफ को EOW ने नोटिस दिए MP से। मैंने डॉक्यूमेंट वहाँ पे भिजवाए, और लेकिन पता नहीं क्या कार्रवाई हो रही है, मुझे नहीं मालूम, नोटिस दे के ही रह गए। और उन्होंने कहा कि मैगज़ीन के लिए, तो मैगज़ीन के लिए आप बताइए 26 डायसिस हैं और ये बहुत बड़ी संस्था है, और इसमें कितने स्कूल हैं, हज़ारों स्कूल हैं, हज़ारों हॉस्पिटल हैं। सरकार को चाहिए कि इसको एक संस्था बनाई जाए जो ये देखे कि कोई प्रॉपर्टियाँ बिके ना और स्कूलों का पैसा उधर उधर ट्रांसफ़र ना हो, स्कूल में लगे, जिससे टीचर को सैलरी मिले,
फीस कम हो जिससे गरीब छात्र पढ़ सके। मतलब जैसे आपने तो एक काम तो करवाया कि जो शिक्षक है उनका वेतन बढ़वा दिया, तो कुछ गरीब बच्चे होते हैं जो जिनका इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती कि वो फीस दे पाएँ, तो क्या ऐसे भी सुविधा इन लोग के स्कूलों में मिलती है? मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का एक आरटीई एक्ट गवर्नमेंट लेके आई, और आरटीई एक्ट में प्रावधान है जो गरीब लोग होते हैं वो डीआईएस के यहाँ अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, और उनका एडमिशन नियर बाई स्कूल में हो जाता है। और जो कैथलिक और सीएनआई जितने भी हैं हमारी संस्था, चाहे मैथोडिक्स हो कोई भी हो, इन बच्चों को एडमिशन नहीं देती। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, पार्लियामेंट के बाहर सारे बिशप, प्रीस्ट और हमारे सो कॉल पेंटिकॉस्टल लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, गरीबों को आरक्षण मिले। उनका आरक्षण, गरीबों का आरक्षण सिर्फ इसलिए है कि ईसाई बढ़ जाएं तो विदेशों से पैसा आए। उनका मकसद ये नहीं। अगर सेवा करने का भाव होता तो अपने स्कूलों में आरक्षण देते, नहीं दिया। जबकि रिटर्न में दिया है, एनओसी लेते टाइम हम गरीब लोगों को देंगे, ये लिखा हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है, लेते नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात मैं बताऊँ, जो न्यायालय में जो लोग बैठे हुए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में, वो हमारे स्ट्रक्चर को नहीं जानते। क्योंकि जो आरटीई में जो आया है उनमें ये लिखा है कि माइनॉरिटी पे लागू नहीं होता, ये नहीं लिखा है वहाँ। वहाँ बहुत ही टेक्निकल वर्ड यूज़ हुआ है, वैदिक स्कूल। वैदिक स्कूल जहाँ वेद पढ़ते हैं, है ना, जो मदरसा होते हैं वहाँ पर। और क्रिश्चियन के लिए वो सेमिनरी नहीं जानते थे वर्ड, तो सेमिनरी वर्ड नहीं लिखा, उन्हें क्रिश्चियन संस्थाओं लिख दिया। अरे जब तुम लिख रहे हो तो उसका फ़ायदा ये उठा रहे हैं। एक टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल गिच है वहाँ पर। एनसीपीआर, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने भी सरकार को ये लेटर लिखा है कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप अगर ध्यान दें तो माइनॉरिटी का मैं आपको दिखाता हूं। आप ये देखिए कितने हज़ार स्कूल हैं, 13,579 स्कूल, और यूपी के अंदर है 3,181 स्कूल। ये डाटा है, देखो माइनॉरिटी का। अब ये बताए, एक 13,000 स्कूल और 2,000 बच्चे मिनिमम होते हैं, तो कितने बच्चे हो गए? एक स्कूल में 100-150 टीचर होते हैं, कितने हो गए? तो ये संस्थाएं सरकार के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं और मजाक बना रहे हैं। और माइनॉरिटी स्टेटस जो आर्टिकल 29-30 के तहत दिया गया है, अपने पावर का मिसयूज करते हैं और लोगों के ऊपर दोषारोपण करते हैं और पैसा कमाते हैं। ये कानून का उल्लंघन है। सरकार को चाहिए और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी को चाहिए इसके लिए आवाज़ उठाएं। क्योंकि जब मैंने डीआईएस की साइट पे देखा, इसमें इन स्कूलों में हो रहा है दाखिला, लेकिन दाखिला किसका हो रहा है? पैसे वालों का। वो इसके, क्योंकि उनको नहीं मालूम, मना कर दिया जाता है, वो लोग दाखिला ले रहे हैं। और मैंने ये बात को बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी कहा, वो कह रहे लागू नहीं होता। मैंने कहा आपके रिकॉर्ड तो दिखा रहे हैं, आपने सेंट एंथनी स्कूल में इतनी सीट ली हैं 10, आपने सेंट पीटर में 10 लिए हैं, सेंट जॉर्जिस में इतना लिया है, तो गरीब लोगों का नहीं होता। क्योंकि जब अधिकारी जिसके लिए अपॉइंट हुआ है वो जवाबदेही नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ऐसे ही होता रहेगा। और हम जब कुछ घटना हो जाती है, हम जागते हैं और लोग जुलूस निकालते हैं, मोमबत्ती लेके चलते हैं, ये सब चलता रहता है, बहुत नेतागिरी होती है। लेकिन वास्तव में जब आवाज़ उठानी है, जब साथ मिलकर उठानी है, तो नहीं उठाते। जॉर्ज जी, ये जो पैसों का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें कौन से नियम की अवहेलना हो रही है? इसमें 2-3 नियम हैं जो बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की बात कर रहा हूँ जो स्क्रीन पर है। यहाँ पर जो केस है, जो पिटिशनर है, अनएडेड प्राइवेट स्कूल एंड अदर्स वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने एक लेटर दिया कि पास करा कि दिल्ली एक्ट के अनुसार, सेक्शन 147 के अनुसार, कोई भी स्कूल पैसा किसी सोसाइटी में, ट्रस्ट में नहीं भेजेगा, और ऑडिटिंग होगी। तो बहुत सारे रूल्स थे, उनके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, केस चलता रहा। बाद में 3 बेंच की जजमेंट दिया, 3 बेंच का जजमेंट है। इसमें
जो पिटिशनर का जो पिटीशन थी खारिज कर दिया, और यहाँ तक कि इनके जो वकील थे सलमान खुर्शीद और सोराब जी, जो बहुत बड़े लॉयर्स रहे और गवर्नमेंट के लॉयर रहे, और उन लोगों ने यहाँ तक की तर्क इसमें रखा था कि कम से कम हमें ये दे दिया जाए इस सेक्शन में कि हम जो है स्कूल बनाने के लिए पैसा यूज़ करें। कोर्ट ने ये भी नहीं माना था। कहने का मतलब है किसी भी एंगल से स्कूलों के पैसे को ट्रस्ट में, सोसाइटी में नहीं दिया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, पहली बात। दूसरा है सीबीएसई बायलॉ। मैं आपको सीबीएसई बायलॉ दिखा रहा हूँ। सीबीएसई बायलॉ जो है 6(2) चैप्टर 6 फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यहाँ लिखा है नो पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन shall be diverted to any individual in the trust, society, company, school management or any other person, entity. Clearly लिखा है the saving, अगर saving है if any, after meeting the recurring and non-recurring expenditure and contribution to developmental, depreciation and contingency fund may be further utilized for promoting the school. सिर्फ पैसा promoting the school के लिए होगा, and extending the course of education in the same school. देखो क्लियरली लिखा है extending the course of education in same school, दूसरे स्कूल के लिए भी नहीं होगा। तो ये सीबीएसई का बायलॉ है। सीबीएसई जब अफिलिएशन देती है, एक्सटेंशन देती है, तो वो एनेक्सर 3 और 2 लेती है और एक एफिडेविट लेती है। उस एफिडेविट में ये लिखा जाता है कि हम पैसे को स्कूल, ट्रस्ट, सोसाइटी में नहीं भेजेंगे। इसका एफिडेविट भी सीबीएसई लेती है। और मैंने जहाँ भी आरटीआई लगाई है उन स्कूलों के एफिडेविट को मैंने निकलवाया है और मैंने सोसाइटी के लिस्ट पेपर भी निकलवाए हैं, तब मुझे मालूम पड़ा घपला क्या हो रहा है। और इसकी कंप्लेंट मैंने सीबीएसई को करी है, वो जांच चल रही है। वो कह रहा है हमारे पास टाइम लिमिट नहीं है। एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी का यूज़ है, ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है। तभी तो तुमने देखा नीट के एग्ज़ाम हुए, पेपर लीक हो गए। कैसे हुए? ये लोग जब पैसा खाने की आदत जिसकी हो जाती है, एक भूख होती है, पैसे की भूख, वो ऐसे काम करते हैं। और सीबीएसई कुछ नहीं बोलती, वो भी वेट करती है कब कुछ हो तब हम करें। तो ऐसे पैसे को ट्रांसफर। तीसरा है फीस रेगुलेशन बिल। उत्तर प्रदेश शासन ने 2018 में बनाया और उसने इसी सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला सीबीएसई में दिया है, उसी तरह वहाँ लिखा है कि 85% पैसा स्कूल के डेवलपमेंट में यूज़ होगा, 15% सिर्फ आप रिपेयरिंग करा लो, वाइट वॉश करा लो, इसके लिए होगा। अब 85% पैसा करेंगे कहाँ खर्च? बच्चों के डेवलपमेंट लिए, टीचर की सैलरी देने के लिए। ले टीचर की सैलरी तो प्रॉपर देते नहीं है। अब क्या करते हैं? उस पैसे को भ्रष्टाचार से, गबन से, दो से। अब ये बताइए, एक स्कूल में टीचर को ग्रेड नहीं दे रहा, टीचर की सैलरी है उस टाइम थी 2003 में 4,000 और मिस्टर जरमाया उस टाइम ले रहे थे 80,000 रुपये। आप सोच सकते हैं 2003, अब लेते हैं 8 लाख रुपए सैलरी 2 स्कूलों से, कभी कभी 10 लाख, कभी कभी 5 लाख, कभी कभी 4 लाख। मतलब जितना मर्जी उतना निकालो, कोई ग्रेड पे नहीं। लेकिन मिस्टर अर्नब को जब अपॉइंट करा उसे 1 लाख देते। तो भाई तुम कौन से प्रिंसिपल थे? 2 जगह अंतर्यामी बन के प्रेजेंट हो जाते थे और इतने पैसे लेते थे। और डायसिस चुप इसलिए रहता था, भाई बिशप साहब को कार भी देनी पड़ती है। कार खरीदी थी, तुमने देखो, अब मुझे नहीं मालूम वो कार किसने दिलवाई। बिशप साहब को कार है, मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगा, नंबर भी है उसका। कार दी थी अभी रिसेंटली। जॉर्ज जी, क्या कोई ऐसा नियम है कि कोई एक ही समय पे प्रिंसिपल और मैनेजर हो सकता है और वेतन उठा सकता है? ऐसा कोई नियम है? प्रिंसिपल का मतलब होता है एम्प्लॉय और मैनेजर का मतलब होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कभी एम्प्लॉय नहीं बन सकता। एम्प्लॉयर जो होता है वो सोसाइटी के हित में एक कस्टोडियन होता है। लेकिन यहाँ पर जरमाया एम्प्लॉय भी है और एम्प्लॉयर भी है। दूसरा, एक हमारा कानून है जो है फैक्ट्री अधिनियम 1948, उसके अनुसार कोई व्यक्ति 2 जगह पे काम नहीं कर सकता। और ये है सर्विस रूल बुक ऑफ एम्प्लॉय सेंट जॉर्जेस स्कूल।
उसके पैरा 14 में लिखा है एप्लीकेशन फॉर अनदर पोस्ट। अनदर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते। एक पोस्ट पे है तो आपको बताना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ एम्प्लॉय यानी टीचर के लिए लिखा है, यानी एम्प्लॉय तो प्रिंसिपल भी है, कि कोई ट्यूशन भी नहीं लेगा। जिस स्कूल में ट्यूशन के लिए मनाही हो, है ना, तो लेकिन दो डिफरेंट प्लेस पर एक व्यक्ति कैसे अटेंडेंस लगा सकता है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अटेंडेंस लगाना जरूरी है। अगर अटेंडेंस नहीं लगाई तो वो जो एब्सेंट है, अब कैसे वो दोनों जगह प्रेजेंट हो जाते, ये तो जांच का बड़ा विषय है कि फिजिकली कैसे प्रेजेंट हो जाते हैं। मैं तो नहीं हो सकता, और मेरे को लगता है इंडिया में रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। जरमाया जरूर हो सकता था। ये कोई चमत्कार है? ये चमत्कार ही है। आज का तुमने देखा होगा बाबाओं की चमत्कार, बड़े न्यूज़ नेशन निकाल रहा है, सभी धर्मों के बाबा के बने। धर्म कांड, पाखंड जो दिखाया जा रहा है, ये एक तरीका पाखंड, ये एक तरीका लूट खसोट हो रही है सोसाइटी के पैसों में से। ज़मीनें बेचो, स्कूल बेचो, स्कूल के पैसे मारो, दो दो सैलरी निकालो, अपने घर में बेच दो, वाइफ में, अपने स्कूल में बेच दो, सामान खरीदो, यहाँ से लगाओ अपने स्कूल में। आप वीडियो देखना जो मेरे पास है, आपको मालूम पड़ेगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये है कंप्यूटरॉनिक्स। इंडियन हेरिटेज को 60 लाख रुपए दिया गया है 25 अगस्त 2020 को। 29,80,47 16 दिसंबर 20 को दिया गया, इंडियन हेरिटेज में ट्रांसफ़र हुआ है अकाउंट में। अब ये देखो, ये कंपनी, ये कहते हैं कि लखनऊ वाले किसी स्कॉट व्यक्ति का है। अभी तो मुझे स्कॉट दिखाई नहीं दिया ना, कभी आया। और पैसे इनकी में जा रहे हैं, इंडियन हेरिटेज में जा रहे हैं, है ना, और इनके बेटे का और इनका ही है वो स्कूल। और ये करप्शन खुले नहीं, ये किसी को मालूम नहीं पड़े, तो इन्होंने क्या करा, अपने अपने बेटे बैठा दिए, जिससे जो भी अकाउंट में हेरा फेरी हुई है वो कभी बाहर नहीं आएगी। और इन्होंने खूब पेपर जलाए, कुछ पेपर तो मुझे मिल गए, बाकी इन्होंने जला दिए, नष्ट करने की कोशिश करी है। लेकिन मेरे पास काफ़ी सबूत है, और पूरा ये अकाउंट स्टेटमेंट है इनके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है किस तरह इन्होंने पैसे का बंदरबाट करा है। भाई बताइए, कोई अपनी वाइफ को 1 करोड़ रुपए दे सकता है? इन्होंने अपनी वाइफ को 1 करोड़ दिया, क्योंकि इनका पर्सनल नहीं था ना, वो स्कूल के अकाउंट से दिया। उनके स्कूल में बहुत ज़रूरत थी, नैनीताल का इतना विख्यात स्कूल, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई। पुलिस में बोले हमें पैसे की ज़रूरत। कोरोना काल में उनकी फ़ीस नहीं आ रही थी। अब ये तो वहाँ के लोगों को सोचना है, कोरोना काल में फ़ीस नहीं आ रही थी कि वो मैंने पकड़ लिया, क्योंकि ये पैसे तो बहुत ट्रांसफ़र करते थे ऐसे। आप क्या अक्सर ही ऐसा कुछ ना कुछ पकड़ते रहते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है, जब मैंने देखा ये टीचरों को सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो मैंने इनके लड़ने लगा शोषण के खिलाफ। तो क्योंकि किसी को कम देना, मजदूरी ना मिलना, ये तो बाइबल में लिखा है, मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, तो ये नहीं देते, शोषण करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। अगर ये ग्रेड पे ले रहे हैं तो टीचर को भी ग्रेड पे देना चाहिए। नहीं दे रहे थे तो लोग मिलते गए, लोग आए, मेरे को डॉक्यूमेंट दिए, मैंने उसको जस्टिफाई करा, तब मैंने इनके बारे में निकाला। अगर मैं इनके बारे में ऐसे ही निकाल देता तो ये मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करते। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जहाँ जाए कार्रवाई करते हैं वहाँ मैं सारे डॉक्यूमेंट दे देता हूँ। ये खुद परेशानी में फंस जाते हैं। आप हमेशा एक कदम आगे ही रहते हैं। नहीं, जब हम सच्चाई के साथ चलते हैं और जहाँ पर सत्य का आत्मा है और खुदा की बरकत है, तो खुदा ताकत देता है। हम ऐसे लोगों से डरते नहीं, तो ये खुद ही डरपोक लोग हैं। खुदा के दिखाए हुए रास्ते पर आप एकदम चल रहे हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, शोषण किसी का भी नहीं होना चाहिए। हम जब टीचर हैं तो हम पढ़ाने आए हैं, हम पढ़ाते हैं, तो हमें अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। और लोगों को हम आरक्षण की बात करते हैं, गरीबों की, और अपनी संस्थाओं में लोगों को वो एडमिशन ही नहीं देते। ये पूछते कौन से सेक्ट के हो, सेना ही हो, कैथोलिक होते सेना ये है। तो यानी कि जीसस को तो इन्होंने बांट दिया। जीसस चर्च के बाहर बैठे हुए हैं, कह रहे कब कोई आएगा। सब पादरियों को, बिशप को पूज रहे हैं अपनी जॉब के लिए, इसके लिए। क्रिश्चियन लोग जागरूक नहीं हैं। हम कहते तो हैं कि हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन वो मरे हुए हैं। मरे हुए लोग जिंदा खुदा की इबादत नहीं कर सकते। जिंदा खुदा में हम जिंदा भी होना पड़ेगा, हमें फील होना पड़ेगा मेरा भाई भूखा है। पड़ोसी की डेफिनेशन वहाँ दी गई है।
पड़ोसी कोई धर्म जाति के बेस पे नहीं। मेरा एक पड़ोसी मेरा एक हिंदू फ्रेंड हो सकता है, मेरा मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई। एक मानव के लिए वो खुदा आए थे, और ये क्या कर रहे हैं, धर्म बना के उसको लूट खसोट कर रहे हैं। कहा जाता है कि जैसे क्रिश्चियन में तो कोई ऐसे वो नहीं होता कि कोई जाति का कोई बड़ा है कौन छोटा है, सब एक बराबर है, पर इसके बाद भी यहाँ कैथलिक और सीएनआई को आपस में बांट दिया गया। ये अपनी खा देखिए, लोग अंग्रेजों की नीति थी फूट करो और राज करो, ये आज तक वही चल रहे हैं। आपस में लड़ाते रहते हैं, खुद फायदा करते हैं। एक जमीन बेचता है तो दूसरा केस करता है, फिर कोर्ट में जाती नहीं है, फिर रोजों का राजीनामा हो जाता है। लोगों को अब समय आ गया है, जितने ही बड़े बड़े ये बिशप आर्च बिशप ये बने बैठे हैं मॉडरेटर, इनसे निजात पाना होगा। सरकार को लिखना होगा कि एक संगठन बनाए जिससे कि सारी प्रॉपर्टियां वहाँ आ जाएं, ये केयर टेकर रहें, और जो भी इसके अंदर हेड हो वो उसका घर का कोई व्यक्ति भी को जॉब नहीं मिलनी चाहिए, वरना ये लोग रिटायर ही नहीं होते हैं। आपको मालूम है जरमाया साहब 70-72, और बहुत से ऐसी उनकी वाइफ अभी भी 65-70 होंगी, वो भी प्रिंसिपल के रूप में बैठी है। आदेश है, सरकार के नियम है, इनके डायसिस ऑफिस में लिखा हुआ है, रूल्स में भी लिखा हुआ है, और किसके नियम मानते हैं? ये कहते हैं हम माइनॉरिटी हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, सरकार हमेशा कहती है कि ये रूल है, ये रूल है, और मुस्लिम के लिए कि मदरसे में चली जाती है। मैंने डीएस से कई बार कहा, वो कहते हैं माइनॉरिटी हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कि तो मदरसे में तो जाते हो, वहाँ पर छानबीन करते हो, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? ये माइनॉरिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। 13,000 स्कूल हैं, मोर देन 13,000, 22 की सेंसस के अनुसार। तो आप ये देखो क्या हो रहा है देश के अंदर, और जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी क्रिश्चियनों के पास है, और हम कितने 1-2% हैं। लेकिन इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी हमारे समुदाय में इतनी उन्नति नहीं हो रही है, और उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, और उनको अच्छी जॉब भी नहीं मिल पा रही है। ये सब परेशानियां हमारे समाज में लोगों के साथ है। कई लोगों के पास तो घर भी नहीं, वो किराए पर है, और इतनी प्रॉपर्टियां बिक रही है, पर उनको थोड़ी सी भी जमीन नहीं मिल रही कि वो एक अपना आवास बना के रह सके। ये है ना, जो समाज के ठेकेदार हैं, बाइबल की एक अलग डेफिनेशन देते हैं। वो कहते हैं चुप रहो, खुदा कार करेगा, और वो चुप रहते हैं। लेकिन वो बाइबल में ये नहीं पढ़ते खुदा ने मोसेस को खड़ा करा था। तो बाइबल में ये नहीं पढ़ते कि हर भविष्यवक्ता को खुदा ने खड़ा करा। वो ये सोचते हैं, लेकिन नीति वचन में लिखा आलसी नहीं होना चाहिए। तो क्रिश्चियन लोगों के लिए सुझाव दूंगा, आलसी नहीं, लड़ने वाले बनो, जागरूक हो, समाज में आवाज़ उठाओ, लिखो, उनके खिलाफ खड़े हो, और कम से कम दूसरों को डिस्ग्रेस ना करें जो आवाज़ उठाता है, लेकिन सपोर्ट करें। तो आपको सपोर्ट मिल रहा है या नहीं लोगों का? नहीं, मेरा ये सोच बहुत अलग है। मैं हर मनुष्य को खुदा का वो मानता हूँ, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और मेरे को सहयोग सारे समाज से मिलता है, खाली क्रिश्चियन से नहीं। जो लड़ने की जज्बा है, जो लोग मेरे साथ खड़े होते हैं, बहुत से लोग हैं किसी न किसी तरीके से मेरी मदद करते हैं, जिससे मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। क्योंकि मैं 2009 से लड़ रहा हूँ, आज 2024 है, और इस सीएनआई में 2016 से कलेक्शन कर रहा हूँ। तब इतना डॉक्यूमेंट 2016 है, 8 साल लगे हैं मुझे कलेक्शन करने के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब तक इतना ये जो आप परिश्रम किए हैं, इसका कुछ को थोड़ा बहुत कुछ निर्णय निकला? देखिए, समाज में चेंज हो रहा है, स्कूलों में चेंज हो रहा है, रूल्स बन रहे हैं। अब किसी को ऐसे नहीं निकाला जा रहा है, किसी के ऊपर पुलिस केस नहीं करा जा रहा है, क्योंकि पुलिस केस का जवाब फिर पुलिस केस होता है। तो समाज चेंज हो रहा है, सैलरी बढ़ाई जा रही है, जहाँ जहाँ हमने आवाज़ उठाई है सैलरी बढ़ाई जा रही है। तो चेंज आ रहा है, अगर नहीं बोलते तो शायद वो चेंज नहीं आता। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, फल वो देगा। ये अपनी तरफ से कदम उठा रहे हैं। बस कदम उठा रहे हैं, कोर्ट का भी समीक्षा दे रहे हैं, पीआईएल दाखिल करने की भी सोच रहे हैं, और लड़ रहे हैं। और कुछ संदेश है आपका सरकार के लिए? सरकार के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आर्टिकल 30 का प्रोविजन के सर इन्होंने जो प्रोटेक्शन लिया है, उसका ये मिसयूज़ कर रहे हैं उस पावर का। ये प्रोटेक्शन आर्टिकल 30 के अंदर इनको दिया गया है कि अपनी संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाएं।
पर आर्टिकल 30 में क्लियरली लिखा है देयर इज ए मिसमैनेजमेंट देन स्टेट विल इंटरफेयर। इसलिए मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ, आर्टिकल 30 में ये क्लियरली लिखा है अगर मिसमैनेजमेंट होगा तो स्टेट इंटरफेयर करेगी। यहाँ टोटली मिसमैनेजमेंट है, फंड का मिसयूज हो रहा है पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा, संस्था के द्वारा, समूह के द्वारा। कुछ समूह को ही फायदा मिल रहा है, कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी इनसे खुश नहीं है। ये संस्थाएं अपने लिए कमा रही हैं, अपने बच्चों के लिए कमा रही हैं। ऐसा लगता है ये जॉब भी निकालते हैं अपने बच्चों की, देख लेते हैं कितनी क्वालिफिकेशन है तो उसमें वो वाली मापदंड लगा देते हैं और अपने बच्चों को नियुक्त कर लेते हैं। चेयरमैन जैसे डायरेक्टर सुशील कुमार जरमाया, मैनेजर सुशील कुमार जरमाया, प्रधानाचार्य सुशील कुमार जरमाया, और मैनेजर तो कितने स्कूल के हैं, और डीबी सोसाइटी में भी ये हैं, एडीटीए में भी ये हैं। पता नहीं कब तक रहेंगे, जब तक खुदा ना बुला ले रहेंगे। क्योंकि आजीवन है इनको, तो बस अमृत बूटी नहीं मिली है, बस वो मिल जाए तो अमृत बूटी खा के चलते रहेंगे। लेकिन ये भूल गए हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरे पास जो खबर अभी रिसेंटली आई है उसकी तरफ ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ। सिस बोर्ड के अंदर, आईसीएसई बोर्ड के अंदर ये प्रावधान है कि आप प्रोबेशन में एक पीरियड 1 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद उसके बाद फिर 1 साल और रखेंगे, फिर उसको परमानेंट करेंगे, कंफर्म करेंगे। ये लोग स्टाम्प पेपर खरीदते हैं, स्टाम्प पेपर पर टीचर को नियुक्ति देते हैं और वहाँ पर लिखा हुआ है कि कभी भी तुम्हारी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी जाएगी। अब आप पूछेंगे इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान मैं बताना चाहता हूँ। ये आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उसमें शोषण करते हैं लेडीज़ों का ये लोग, क्योंकि वो बोल नहीं सकती, क्योंकि उसका परिवार उसके वहाँ से चलता है, और अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको निकाल दिया जाएगा। ऐसे कई स्कूलों में हुआ है, एफआईआर तक दर्ज हुई है, लेकिन वो लेडी को किसी भी स्कूल में जॉब नहीं मिली, वो तड़पती रही। उसका साथ हमने दिया जब उसने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का केस लगाया। वो कैथोलिक स्कूल था, लेकिन हमने सिर्फ यही कहा ईसीपी से, वो लड़की निकलती थी तो रोती थी, इसलिए आप सीसीटीवी लगा है उसको लिए। लेकिन उस प्रिंसिपल ने सीसीटीवी इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसके अंदर और भी लोग थे। मैं बताना कुछ शब्द में यहाँ पे नहीं बोल पाऊँगा, ऐसे कौन से लोग आते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये रूल है, प्रिंसिपल जो है आवास में नहीं रहेगा। यूपी के अंदर आवास के अंदर रह रहे हैं और उन्होंने ऑफिस के बगल में अपना रूम बना दिया है। उस रूम के अंदर क्या क्या होता है वो खुदा को मालूम है, सीसीटीवी को मालूम है। तो शोषण होता है वीमेन का इन स्कूलों में, ना केवल फाइनेंशियली, मेंटली उन्हें हरेस करा जाता है। अगर इस तरह स्टाम्प पेपर में जॉब दिया जाएगा तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आने वाले दिन में कोई भी अगर घटना होती है तो मैं शासन, प्रशासन और सबको बताना चाहता हूँ इसके जिम्मेदार ये होंगे, क्योंकि एक तरीके का शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि ये प्रथा नहीं है, रूल्स हैं। प्रिंसिपल को अपॉइंट कर लेते हैं, वो परमानेंट बन जाता है क्योंकि इनके बच्चे हैं, और इन स्कूलों में टीचर ज़्यादा होती है, कोई आवाज़ नहीं उठाता। मैं खुद टीचर रहा, मैंने खुद देखा है, मैंने क्या क्या नहीं देखा, मैंने प्रिंसिपल को, मैनेजर को बताया है। ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं, मैं कैमरे के आगे बोल भी नहीं सकता, जो मैंने कैथोलिक स्कूलों में देखी है। मैं उसका खुद का वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा, और मैं सब बताऊंगा लोगों को, और मैंने रिटर्न में भी लिख के रखा है इस सब के बारे में। तो बहुत क्राइम होता है। क्राइम कब होता है? जब तुम दबाते हो। ये थे हमारे साथ जॉर्ज जी, जो कि काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और 2009 से ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता में एक जागरूकता फैला सकें, और एक क्रांतिकारी के रूप में ये कार्य भी कर रहे हैं। ये एक शिक्षक हैं तो इन्हें जानकारी भी ज़्यादा है और कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, तो इस वजह से इनके पास काफ़ी सारे पेपर्स हैं जिसमें जो साबित करते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं इसमें, और ये जो परिवारवाद हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे नियम जो जनता को अभी तक नहीं पता है, पर इनका वो संदेश है कि जनता जाने इस चीज़ को, और इस सब पे जैसे ये कदम उठा रहे हैं वैसे जनता भी उठाए। पर देखना तो यह है कि आने वाले वक्त में इनका जो जिन चीज़ों पे, जिन मुद्दों पे ये आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सरकार का और डायसिस का क्या जवाबदेही होता है। तो तकलीफ बने रही है हम उसके साथ। मैं बरखा से। If you like this video, hit the like button.
and press the bell icon to never miss an update from M News.